नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार ई विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और ई विमर्श में हम बात करेंगे कोरोना से आगे की भी कि कोरोना के बाद अब क्या कुछ होगा। बिहार विकास की तरफ जब बढ़ा है तो कोरोना के बाद विकास की गति क्या होगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ई विमर्श में खास मेहमान हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। विजय कुमार चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में ई विमर्श में। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी सर, सबसे पहला सवाल जब मैं पूछूंगा तो आजकल चूंकि बड़ी चर्चा हो रही है, 15 साल बनाम 15 साल की बात होती है, लेकिन मैं वो पिछले 15 साल की बात नहीं करूंगा, मैं वर्तमान के ही 15 साल की बात करूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने साल 2005 में और तब से लेके 15 साल पूरे हो गए हैं, ये 16वां साल चल रहा है। बिहार की शिक्षा को वर्तमान में आप शिक्षा मंत्री के तौर पर कहाँ पाते हैं पिछले 15-16 साल में? अभी जो शिक्षा की स्थिति है, हम पूरी तरह से उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि 15 साल पहले हम जहाँ खड़े थे अभिषेक जी, उससे बहुत आगे हम बढ़े हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। और आपने जो कहा कि हम 15 साल बनाम 15 साल में हम पिछले 15 साल की चर्चा नहीं करेंगे, अच्छी बात है। हम भी अपनी तुलना उनसे करना भी नहीं चाहते, क्योंकि दोनों का एजेंडा ही अलग अलग रहा है। लेकिन जब कभी आप हमारे उपलब्धियों की चर्चा करेंगे या उपलब्धियों पर विमर्श करेंगे तो आखिर हमारी उपलब्धियां बेहतर हैं। कोई हम एकदम अंतिम ऊंचाई पे पहुंच गए हैं ऐसी जब हम ऐसा दावा नहीं करते हैं, तब तो आखिर आपको तुलना करना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी इस बात को मैं पॉजिटिव लेता हूं कि अगर सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे तब तो वो काम करना बंद कर देंगे। तो इसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूं कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब आप और बेहतरी की तरफ अभी सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से हमारा सिर्फ यही कहना है सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से कि हमने जहां से यात्रा शुरू की थी, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं विकास के हर मानदंड और मापदंड पर। यह भी बात सही है कि अभी हमें और भी बहुत आगे जाना है, और इसीलिए हमने कहा कि हम उस 15 साल से तुलना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम आपको या आपके माध्यम से आपके दर्शकों को या बिहार की जनता को यह एहसास कराना चाहते हैं कि हम 15 साल पहले कहाँ खड़े थे, हम उनसे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन 15 सालों का जब हम जिक्र करते हैं तो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी हमने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी हैं, जो कि ऐसा लगा कि सरकार कुछ अलग प्लान करके कुछ इनोवेटिव करना चाहती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है, आगे उसको कहां तक उसको गति देने का विचार है? क्योंकि अब आप शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं तो कहां तक आपकी प्लानिंग है उसको ले जाने की? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा है कि इस दरमियान पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने जो शिक्षा के परंपरागत शिक्षा की प्रणाली है उसमें जो हमने सुधार किया है, चाहे नए विद्यालयों की स्थापना हो या पुराने विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, या छात्रों की उपस्थिति की बात हो, या नामांकन प्रतिशत बढ़ाने की बात हो, हमने सब में सुधार किया है और सब में हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। ये तो जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है हमने उसकी बात की जी। और दूसरी बात जो इससे भी चमकता हुआ पक्ष है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की उपलब्धियों का, अभिषेक जी, वह क्षेत्र है जिसकी चर्चा आपने की। हमने बिहार में राष्ट्रीय स्तर के जो उन विषयों या उन फैकल्टीज में किसी भी संस्था जो इस देश में काम कर रही है, कोई भी संस्था, आप उससे तुलना कर सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए कुछ नाम भी हैं आंकड़े, जैसे चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज की बात हो गई,
निफ्ट है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये सब चीजों लगता है कि सरकार किसी खास थीम पर काम कर रही है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है जी, बिल्कुल खास थीम में। हमारा थीम ये है कि हमारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो समझिए एक तरह से अनूठा और अनोखा विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई परंपरागत मतलब यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के चलने की कल्पना नहीं है। ये जिसको आप सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस कहते हैं, अपने अपने विधाओं, अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट संस्थान होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, जिसको हम न्यू फ्रंटियर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अलग अलग विषयों में जो अलग अलग नई विधाएं, नए नए मतलब उसके रूप में जो खास के अल्ट्रा मॉडर्न साइड ऑफ हायर स्टडीज है, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में ये साइकिल योजना तो एक मील का पत्थर साबित हो गई। और ये देखा जाता है गांव में पहले शायद झुंड में लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती नजर नहीं आती थी, जो कि 2005 के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी दिखती हैं कि सरकार अपनी योजना को और विस्तार देती नजर आती है। ये थोड़ा मैं हास्य अंदाज में एक सवाल उसमें पूछूं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लगता है कि नहीं मेरी पुरानी योजना है, विपक्ष ने कहीं उसको अडॉप्ट कर लिया तो फिर हमें क्यों नहीं और उसको आगे बढ़ा दें? क्योंकि पहले 10th तक की मुफ्त पढ़ाई लड़कियों के लिए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन तक, अब पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये एक बड़ी योजना है और बहुत मतलब मैं ये इसे काबिले तारीफ मानता हूं कि पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये किसी कंपटीशन की वजह से या आपको लगता है कि नहीं उसका फायदा हमें मिलता रहा लगातार? नहीं, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये समझिए कि अगर हमारा विपक्ष हमारे कामों से प्रभावित होकर उसी रास्ते चलकर उसी क्षेत्र या उसी रास्ते में और दूर तक काम करना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे काम को कोई हमारे आगे आने वाली सरकार और विस्तार अगर दे तो भाई खुले दिल से सोचने से तो ये प्रसन्नता की बात है। हमें उस दिन भी खुशी होगी कि चलो जिस योजना को एक अच्छी योजना समझ के हमने शुरुआत की थी, आज हमारे बाद की भी सरकार उसे अच्छा मान रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। आप सोच सकते हैं जी, किसी की कल्पना और मौलिक सोच रखने वाले को कितनी प्रसन्नता होगी जब उसे लगे कि बाकी लोग, बाकी सरकारें, यहाँ तक कि विपक्ष की भी लोग जो है उनको ये अच्छा लग रहा है। आपने साइकिल योजना की चर्चा की, बहुत सही चर्चा की। आज से पिछले 15 साल में साइकिल योजना समझिए जो ये न सिर्फ हमारे सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि 2012 में मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था इंग्लैंड। वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे भाग लेना था जी। उस समय मैं वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन मंत्री था। और उस समय विदेशों के प्रतिनिधि जो उसमें भाग ले रहे थे, मैं बिहार से हूँ। सबसे पहला और सबसे अधिक सवाल जो मुझसे पूछे गए वो थी साइकिल योजना के संबंध में। और आप समझ सकते हैं बिहार के उन पिछड़े इलाकों की तस्वीर जहाँ पर लड़कियाँ घर से बाहर निकलने में शर्माती थी, उनको कहीं बाजार हाट जाने की अनुमति घर वाले नहीं देते थे। वहाँ आज पिछले 15 वर्ष से जो हमारे विद्यालय का यूनिफॉर्म है वो नीली कुर्ती और उजला वो जो सलवार कहते हैं जी जी, वो पहन के साइकिल चलाती स्कूल जाती लड़कियां, वो समझिए बदलते बिहार की तस्वीर और प्रतीक बन गई है। मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, पिछले कुछ साल में बिहार ने इसमें बहुत बेहतर करके दिखाया है और परिणाम बहुत समय पर आए हैं। लेकिन अभी जो चिंता अभी बची है वो ये कि हायर एजुकेशन के लिए बाहर छात्रों का जाना,
इसको अगर बिहार रोके तो मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू के लिए भी बहुत बेहतर होगा कि हमारा जो वो एक शिक्षा पर बाहर जाकर जो खर्च होता है उसे हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग उस दिशा में भी बहुत ही समझिए कि ईमानदारी से लगे हुए हैं। हमारा प्रयास जारी है कि अपना GER जो कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात, वो राष्ट्रीय औसत से हम लोगों का कम है, लेकिन हम लोग उस दिशा में अपने यहाँ यूनिवर्सिटी, अभी तो आपने बताया कि हम राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थान हमने अपने यहाँ खोले हैं। बिल्कुल। और भी जो हम कॉलेजेस खोल रहे हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करा के, और बाकी जो शिक्षण संस्थानों में यहाँ इजाफा हुआ है, उसके माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि न सिर्फ बिहार की जनता गवाह है, बल्कि इस देश के लोग गवाह हैं कि हमने जो कहा है, अगर हमने कोई नीति घोषित की है तो हमने उसे पूरा किया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आप देखिएगा जी, तो जो हमने घोषणाएं की है वो हम पूरा करते हैं। और शायद नीतीश कुमार जी के, जो हमारे नेता और मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी पहचान एक वाहिद राजनेता के रूप में है कि यह नेता जो कहता है उसे पूरा करता है, और जो पूरा कर सकता है वही यह कहता है। बिल्कुल। इसलिए हम समझते हैं कि आगे भी आप जरूर आश्वस्त रहें, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से हम बिहार की जनता को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो जिस ढंग से उन्होंने पीछे अपना विश्वास दिया है, और उनके विश्वास के बदौलत हमने जो बिहार में तरक्की करके दिखा के, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर जो उनका विश्वास बरकरार रखा है, और देश और दुनिया में भी लोगों का हमने ध्यान खींचा है, आने वाले समय में भी बचे हुए काम को हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये कोरोना काल था और यह स्टूडेंट्स दावा के लिए एक नहीं चुनौती करते थी, कि इसमें हमने कोई शक सारे नहीं है। काम कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा चुनौती थी स्टूडेंट्स के लिए, और अब भी है कि स्कूल कॉलेज कब यथावत पहले की तरह ही चलेंगे। बहुत सारी चिंताएं होती हैं। कोरोना काल में स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, ज़रा उसके बारे में कुछ आप संक्षेप में बता सकें कि कुछ जो आप लोगों ने सोचा हो कि इस कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। एक तो अभिषेक जी, आप समझते हैं कि यह कोरोना संक्रमण काल जो है, ये हम सब के लिए एक दुखद विषय है, और हम सब लोगों ने भी सरकार की तरफ से, चाहे लॉकडाउन लगाना पड़े या हमें विद्यालयों को बंद करना पड़े, ये काफ़ी भारी मन से या विवशता का फैसला होता है। ये कोई चॉइस नहीं होता है, ये कोई सरकार की पसंद नहीं है। बिल्कुल। अब सवाल सीधा सामने रहता है कि बच्चों की शिक्षा और बच्चों की जान, इस दोनों में किसे रिस्क पर चढ़ाया जाए, किसे जोखिम में डाला जाए। स्वाभाविक रूप से इसका उत्तर अंदर से आता है, हर की अंतरात्मा बोलती है, आपकी भी बोलेगी। जो अभी जान बच जाए तो पढ़ाई हम आगे भी कर सकते हैं, थोड़ा मतलब लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा कि बिहार में हम लोगों ने कोशिश की है कि परीक्षाएं भी समय पे ली हैं। अब पढ़ाई के बारे में हम आपको बता दें कि हम लोगों ने बच्चों को जो आज के इस विकसित आईटी जो कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में, ऑनलाइन पढ़ाई से लेके विद्या वाहिनी ऐप से लेके हम लोगों ने कई तरीके से उनके घर में रहते हुए भी पाठ्य सामग्री उन तक कैसे पहुंचा दें, उसकी व्यवस्था हमने की है। लेकिन हम यह भी मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खास तौर से बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, जहां हमारे गांव देहात के बच्चे की गरीब, वहाँ उनके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं हो सकता है, उन तक हम ये आईटी के माध्यम से अपनी पढ़ाई नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ भी पूल इन करने की या अन्य व्यवस्था हमने की है।
और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमने ई लॉट्स करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ई लॉट्स, हमने एक ऐप लॉन्च किया है। उसमें पहली से लेके 8वीं 10वीं तक का सबका पाठ्यक्रम जो है, जो मूल टेक्स्ट बुक है, वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसका अपलोडेड है। जो जिस क्लास का विद्यार्थी अपने मोबाइल ऐप पर उसको खोलना चाहेगा, जिस विषय का किसी पाठ्य पुस्तक को वो चाहे तो उसको खोल के पढ़ सकता है। और हम फिर कहते हैं कि बिहार में गरीबी के कारण इस व्यवस्था से हम इस माने में इत्मीनान या मुतमईन नहीं हो सकते हैं कि इससे हम सारे बच्चों को तक, मतलब ये शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे परिवार इतने गरीब हैं कि उनके घर में कोई मोबाइल भी है तो तरह तरह का होता है। जब तक स्मार्टफोन नहीं होगा और उसको चलाने का ज्ञान रखने वाला कोई स्मार्ट आदमी नहीं होगा, तो फिर ये ई लॉट्स या कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा फायदा या उसका पूरा लाभ वो नहीं ले सकता है। ये सब जो हमारी सीमाएं हैं, हम लोग सब उसको मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश कर रहे हैं। और अंत में हमारी कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय खुलें, जिससे नियमित ढंग से पढ़ाई हो सके। बिल्कुल, लगभग आप समझिए कि सबसे ज़्यादा 35,000 करोड़ का बजट शिक्षा का दिया गया। उसके बावजूद एक बात कही जाती है, और ये एक शिकायत रहती है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, या वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। ये एक कमी रह गई है, जबकि बजट बहुत बड़ा है शिक्षा का बिहार में। इसमें आपकी बात में हम एक चीज़ और सप्लीमेंट करना चाहते हैं कि आपने ठीक ही कहा कि लगभग 309 अरब का बजट है शिक्षा विभाग का, और जो पूरे बिहार के बजट का लगभग 21.9% है, मतलब लगभग 22% है पूरे बजट का जी। और आपको यह भी मतलब जान के अच्छा लगेगा कि ये शिक्षा विभाग के बजट का अधिकांश जो है वो कमिटेड लायबिलिटी है, कमिटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब सैलरी हेड का पैसा है। ये कोई डेवलपमेंट का तो डिपार्टमेंट है नहीं जो कोई विकास की योजना करनी है। यहाँ तो मूल रूप से जो काम करने वाले शिक्षक हैं या दूसरे अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन लोगों का तनख्वाह है, या फिर जो हम शुरू के क्लासेस में अप टू सेकेंडरी लेवल जो बच्चों को किताबें वगैरह देते हैं, या फिर स्कूल में जो विकास के काम होते हैं, उन सब को लेके ये बजट है। जो आपने हायर क्लासेस की बात कही, यूनिवर्सिटीज़ की बात कही, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो बातें हमने पहले कही कि वहाँ अभी की जो स्थिति है, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम विश्वविद्यालयों में भी जो पढ़ाई की प्रणाली है, जो शिक्षण प्रणाली है या जो व्यवस्था है, उसमें सुधार लाना चाह रहे हैं। क्योंकि विश्वविद्यालयों के काम करने का तरीका अलग होता है। सरकार उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। जो प्रारंभिक विद्यालय होते हैं, मतलब 1 से लेके 8 तक, जो फिर माध्यमिक विद्यालय होते हैं 9th 10th, या उच्च माध्यमिक विद्यालय होते हैं 11th 12th, ये सब सीधे सरकार डील करती है। बिल्कुल। लेकिन जहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात आ जाती है, कॉलेजेस की बात, उच्चतर शिक्षा की बात आती है, तो वो सरकार उसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करती है। उसके प्रधान हमारे चांसलर या महामहिम राज्यपाल होते हैं। हम लोग पैसा उसमें देते हैं, हम लोग अपना गाइडलाइंस देते हैं, और ये भी बात नहीं है कि हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं या वहाँ की स्थिति कोई हमारे नियंत्रण से बाहर है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हम लोग सीधा नियंत्रण शुरू के विद्यालयों में रखते हैं, जैसा हमने कहा कि 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में, उस तरह का नियंत्रण हम लोग उस पर व्यवस्थागत ढंग से हम लोगों का नहीं रहता है। तो हम लोग लेकिन
जो हमारे महामहिम हैं चांसलर साहब, उनके माध्यम से या फिर जो दूसरे तरीके हैं उस माध्यम से उनको सुझाव देकर जो एक नियामक की भूमिका होती है रेगुलेशन के क्रम में, हम उनके प्रणाली को सुधार करने के लिए हमारे महाविद्यालयों में कक्षाएं नियमित चले, हमारे जो शिक्षक हैं महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों को, चाहे स्नातक तक के हों या स्नातकोत्तर कक्षाओं के हैं, वो नियमित ढंग से क्लास करें। इन सब चीजों पर हम लोग नजर रख रहे हैं। विजय जी, हमारा और उनमें सुधार आखिरी सवाल है, बहुत संक्षेप में, लेकिन मैं इसका जवाब चाहूंगा। उम्मीद है 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन का मसला तो सुलझ चुका है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का मसला था। तो अब सवाल यह है कि क्या माना जाए कि बहुत जल्द सरकार से मिले तनख्वाह पर वो दिवाली मना सकेंगे? दिवाली से पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी? चलिए, आपने तो ये दिवाली की बात कही अभिषेक जी, हमारी कोशिश है कि वो दिवाली से पहले ही इतनी मिठाई खा लें कि उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं कि दिवाली से पहले वो इतना ज़्यादा मिठाई एक दूसरे को खिला चुके हों कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप साकार भी कर पाएं, और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए और शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने जो सोचा है वो आप करके दिखाएं, ताकि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़े। और जो थोड़ी बहुत आपने कहा कि कभी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, और मुझे लगता है मैंने शुरू में ही कहा कि मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं कि आप संतुष्ट नहीं हैं, इसका मतलब और बेहतरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका सपना साकार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से